जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 6 हिंदी की एनसीईआरटी की न्यू पुस्तक मल्हार के अभ्यास प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे। यह अभ्यास प्रश्न पत्र दिल्ली सरकार यानी कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है। ये जो न्यू पैटर्न पर आधारित है यानी कि 2025-26 पर कक्षा 6 के लिए। ठीक है बेटे, यह प्रश्न पत्र टोटल 60 मार्क्स का होगा यानी कि 60 मार्क्स का 60 अंक का, और इसके लिए समय निर्धारित किया गया है। जो टाइम दिया गया है वो 2.5 घंटे दिया गया है। ठीक है बेटे, 2.5 घंटे यानी कि आपको 150 मिनट मिलेंगे उसे पूरा करने के लिए। ठीक है बेटे, तो हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या याद रखना है, मतलब ध्यान रखना है पेपर को करते वक्त, जिससे हमें अच्छे नंबर मिले और हमारे अच्छे मार्क्स आए पेपर में। तो जो भी निर्देश दिए गए हो आपको सबसे पहले उसे ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड होंगे, 4 भागों में विभाजित होगा यानी कि 4 खंड होंगे। पहला का खंड, दूसरा खा, तीसरा गा और चौथा घा। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में कुल 11 प्रश्न होंगे, टोटल प्रश्न होंगे 11। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अगर कोई उसमें विकल्प दिया होगा तो प्रश्न के अंदर ही दिया होगा कि इन 3 में से 2 करना है या 1 करना है, तो आपको गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ना। इस प्रश्न पत्र में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं जो मैंने अभी बताया आपको। प्रश्न पत्र के उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए लिखने हैं। कितने शब्दों में आपको उत्तर दे रहा है वो प्रश्न के सामने लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान से प्रश्न पढ़कर फिर उसको उत्तर देना है। यथासंभव प्रत्येक खंड के प्रश्नों के उत्तर क्रम से लिखे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सामने कितने नंबर का वो प्रश्न है उसके सामने लिखे है कि ये कितने नंबर का प्रश्न है। ठीक है, तो बेटे आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर उत्तर देना है। बच्चों, जो पहला खंड दिया गया होगा खंड का, वो अपठित बोध होगा यानी कि आपको वो ऐसा पैराग्राफ दिया जाएगा जो आपने पहले कभी ना पढ़ा होगा। ठीक है, तो इस गद्यांश को यानी कि पैराग्राफ को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उत्तर देने हैं। क्या करना है आपको, पहले एक बार पैराग्राफ पढ़ना है और गद्यांश पढ़ना, फिर प्रश्न पढ़ने, फिर दोबारा से गद्यांश पढ़ना है, फिर उत्तर देने हैं आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना, ध्यान से पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जैसे यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया यानी कि पैराग्राफ। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1890 को फ्रांस में हुआ था। यानी कि जो लुईस ब्रेल थे उनका जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। बचपन में एक दुर्घटना के कारण वे दृष्टिहीन हो गए, यानी कि उन्हें दिखाई देना बंद हो गया। कोई घटना हुई तो उन्हें दिखाई देना बंद हो गया, लेकिन उन्हें हार नहीं मानी। उन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए एक विशेष लिपि का आविष्कार किया। जैसे हम लिपि पढ़ते हैं ना, आ खा गा, ये हम पहचानते हैं अक्षरों को, फिर उसे पढ़ते हैं। तो इसी तरह से जो व्यक्ति अंधा होगा, तो यानी कि जन्म से अंधा होगा या बाद में अंधा हो, जैसे लुईस ब्रेल हुए थे, तो उनके लिए एक लिपि का आविष्कार किया जिससे वो भी पढ़ सके बिना देखे। ठीक है ना बेटे, इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो इस लिपि को क्या कहा जाता है, ब्रेल लिपि। यह लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है, इस तरह से बिंदु बने होते हैं। तो इसे जो व्यक्ति दृष्टिहीन होता है उस पर हाथ उंगली फेरता है, फिर उसको पहचानता है कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, फिर उसको पढ़ता है। जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। लुई ब्रेल ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, परंतु उन्होंने अपने जैसे दृष्टिहीन व्यक्तियों के जीवन को उजाला बना दिया। आज दुनिया भर में दृष्टिहीन लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करते हैं। लुई ब्रेल का जीवन दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण है। इस तरह का आपको एक गद्यांश यानी कि पैराग्राफ दिया जाएगा, फिर प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपके 2 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे और 2 लिखने वाले प्रश्न होंगे, यानी बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन इस तरह से होगा, गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल ने किसके लिए विशेष लिपि का आविष्कार किया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होंगे। पहला ऑप्शन छोटे बच्चों के लिए, दूसरा ऑप्शन दृष्टिहीन के लिए,
तीसरा ऑप्शन कवियों के लिए, चौथा ऑप्शन शिक्षकों के लिए। तो किसके लिए क्या था? दृष्टिहीनों के लिए, यानी दृष्टिहीन के, इसका उत्तर क्या होगा? खा। तो दृष्टिहीन के लिए। ठीक है बेटे। दूसरा प्रश्न देखिए गद्यांश का। गद्यांश के अनुसार लुई ब्रेल का जन्म किस देश में होता? तो ये भी 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन होंगे, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। तो ऑप्शन क्या है? खा, फ्रांस। फ्रांस में होता है। इसको उत्तर आप इस तरह से देंगे। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा देखेंगे। ब्रेल लिपि कैसी होती है? ठीक है, अब इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे। यह लिपि उभरे हुए बिंदुओं से बनी होती है जिन्हें उंगलियों से छूकर पढ़ा जाता है। ठीक है बेटे, आप इतना बड़ा उत्तर लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखना। ओके, पहले का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। लुई ब्रेल का जीवन हमें क्या सिखाता है? हमें क्या शिक्षा देता है? हमें कैसे प्रभावित करता है? तो बताएंगे, इसका उत्तर इस लगे। लुई ब्रेल का जीवन हमें दृढ़ निश्चय, परिश्रम और सेवा भावना का अद्भुत उदाहरण सिखाता है। ठीक है, हमें किसी काम को करने के लिए हमें दृढ़ निश्चय करना होगा, उसमें कठिन परिश्रम करना होगा और सेवा भावना, लोगों के लिए सेवा की भावना होनी मन में चाहिए। ठीक है, इस तरह से आप पहला गद्यांश को पढ़कर इसका उत्तर देंगे। टोटल कितने नंबर के होंगे? 5 नंबर के होंगे। ये 2 नंबर का होगा। ओके बेटे। दूसरा प्रश्न बेटे यहाँ पर देखें। दूसरा प्रश्न 5 नंबर का होगा। ठीक है, ये पद्यांश होगा और इस पद्यांश यानी कि कविता होगी। इस कविता को हमें ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका उत्तर देना है। ठीक है बेटे, अब देखो। वश में जिससे हो जाते हैं प्राणी सारे, जन जिससे बन जाते हैं आंखों के तारे, मुख खोलो तो मीठी बोली बोलो प्यारे, सदा जोड़ देने वाली जो टूटा नाता, मीठी बोली प्यार के बीज है बोने वाली, कांटों में भी सुंदर फूल खिलाने वाली, रखने वाली कितने ही मुखड़ों की लाली, यह बिगड़ती बातें बना देने वाली, होती मीठी बोली की बात निराली, दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली, फैलाने वाली सुगंध सब और अनूठी, मीठी बोली है विकसित फूलों की डाली। इस तरह की कविता होगी, आपको उसे पढ़ना है, फिर इसके प्रश्न पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न होगा कविता का। प्रस्तुत पद्यांश यानी कि कविता में मीठी बोली का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो मीठी बोली में प्यार से बोलते हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है लोगों पर? 4 ऑप्शन होंगे। लोग दुखी हो जाते हैं, लोग वश में हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं या भाग जाते हैं। तो सबसे सटीक उत्तर से खा, लोग वश में हो जाते हैं। ठीक है बेटे। दूसरा क्वेश्चन देखो। पद्यांश में मीठी बोली की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे। लोहे की चाबी से, पेड़ की पत्ती से, फूलों की डाली से, मधुर गीत से। तो इसका उत्तर होगा फूलों की डाली से। इसका उत्तर आपको क्या लेना? गा, फूलों की डाली से। ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा इसका उत्तर। देखो, फूलों की डाली से। ठीक है, हमेशा भी पद्यांश को भी आप 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, तभी आपको कविता समझ में आएगी और फिर आप उसके उत्तर देंगे। ऐसे नहीं कि आप कविता की लाइन ही उतार दो। कविता की लाइन नहीं उतारनी, अगर डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखने वाला प्रश्न होगा का उत्तर आपको दे रहे होंगे, तो आप लाइन नहीं उतारोगे, पंक्तियां नहीं उतारोगे। उस पंक्तियों को समझना है, फिर अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखना। ठीक है बेटे। दूसरे का तीसरा देखो। अब दिल के तालों की चाबी यानी ताली किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, लिखने वाला है ये भी 1 नंबर का है। मीठी बोली को दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली कहा गया है। दिल के पेचीदा तालों की मतलब जो मीठी बोली होती है वो सच्चे दिल के पेचीदा तालों की सच्ची ताली होती है। ठीक है बेटे, 1 नंबर का है। अब देखो दूसरे का चौथा क्वेश्चन, ये 2 नंबर का होगा। पद्यांश में वर्णित मीठी बोली की कोई 2 विशेषता लिखिए। आपकी 2 विशेषता बताए जो मीठी बोली बोलते, प्यार से बात करते, उनकी क्या 2 विशेषता? पहली विशेषता ये होगी, सब प्राणी मतलब यानी ये सब प्राणियों को वश में कर लेती है। जब हम किसी से बात करते हैं प्यार से, तो वो हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं और हमारी बातों की रिस्पेक्ट और सम्मान देते हैं। ठीक है ना। दूसरे, यह टूटे नातों को जोड़ देती है।
और बिगड़ी हुई बातों को बना देती है। अगर हम प्यार से बात करते हैं, अगर किसी को गुस्सा आ रहा होगा तो वह भी हमसे प्यार से बात करेगा। ठीक है बेटे, तो आप इस तरह से आपको, और जो आपके अनुसार जो इसको एक दो विशेषता लगे आप वो भी लिख सकते हैं ये। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपको ये लिखनी है, आपको और भी कोई दो विशेषताएं लगे कविता में किसी भी तरह तो आप वो भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ पर बेटा पहला का खंड समाप्त होता है। अब दूसरा होता है खा खंड। ये व्याकरणिक पर आधारित है, व्याकरण यानी कि व्याकरण पर आधारित है, और यह टोटल 10 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मिलान दिया गया है, देखो पहले मिलान होगा। तो निम्नलिखित व्याकरण प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए, यानी कि विपरीत शब्दों का मिलान कीजिए। विपरीत शब्द होंगे, ठीक है, तो यानी कि विलोम शब्द, तो आपको उनका मिलान करना है। जैसे आशा का होता है निराशा, पहले का गा, वीर का होता है कायर, वीर मतलब बहादुर, कायर मतलब डरपोक। ठीक है, अमावस्या का पूर्णिमा। ठीक है, तो तीसरे का खा, इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पर भी आपको दिए गए हैं, देखो आप इस तरह से भी उत्तर लिख सकते हैं। विपरीत शब्द यानी कि विलोम शब्द, आशा का निराशा, वीर का कायर, अमावस्या का पूर्णिमा। ठीक है बेटे, अब देखो आगे। एक यहाँ पर खाली स्थान दे रखा, बीमार उचित शब्द लिखकर कहावत को पूरा कीजिए। तो इसमें ये कहावत है, तो आपको इस कहावत में कौन सा शब्द सबसे सटीक बैठेगा तो आपको उसमें वो भरना है। तो आप, ठीक है, तो एक अकेला 100 बीमार, एक अकेला 100 बीमार, यानी कि एक चीज को चाहने वाला है, मतलब एक चीज होती है उसको चाहने वाले 100 होते हैं। ठीक है, एक अकेला 100 बीमार, इसमें अकेला शब्द आएगा। ठीक है, ये कहावत अकेले शब्द से भरकर पूरी हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, नवजीवन ने ली अंगड़ाई, क्रिया शब्द पहचान कर लिखी। इस पंक्ति में कौन सी क्रिया है, यानी कौन सा शब्द क्रिया है? लेना, यानी ली अंगड़ाई, अंगड़ाई लेना। अंगड़ाई लेना क्या है? क्रिया है। क्रिया शब्द क्या है? ली, यानी कि अंगड़ाई लेना। ओके बेटे, यहाँ पर ये दे। आगे देखो, खा का चौथा क्वेश्चन, बाबा भारती घोड़े से उतरकर स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। इसमें सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखना। किस पूरे वाक्य में कौन सा शब्द सर्वनाम है, यानी कि सर्वनाम है, इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो इसमें है स्वयं। स्वयं शब्द सर्वनाम है, वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, कौन सा शब्द है? स्वयं शब्द। अगला 5वां देखें, डाली पर पीला फूल खिला है, विशेषण का भेद लिखिए। इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा शब्द है? ठीक है, हमें पहले देखेंगे, पढ़ेंगे ध्यान से। डाली पर पीला फूल खिला है, फूल की विशेषता पीला है, वह पीला है। तो इसमें कौन सा विशेषण है, यानी कि फूल की विशेषता क्या है? उसका गुण है पीला होना, तो इसमें गुणवाचक विशेषण है। ठीक है बेटे, तो आप यहाँ पर इसका उत्तर गुणवाचक विशेषण लिखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण दीजिए। कोई भी आपके अनुसार भाववाचक संज्ञा का आपको एक उदाहरण देना है, आप उसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 दे रखे हैं, जैसे बचपन, मिठास, ईमानदारी, कोई और एक आपके अनुसार जो भी आपको लगता है वो आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। ठीक है, आगे अगला प्रश्न, जल को धारण करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। जल को धारण करने वाला क्या होता है? जलधर। ठीक है, जैसे मुरली को धारण करने वाला मुरलीधर, कौन? श्री कृष्ण। इस तरह से आप लिखेंगे, जल को धारण करने वाला यानी जलधर। अगला प्रश्न का उत्तर देखेंगे, हृदय पर सांप लौटना, यानी मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक ईर्ष्या होना। ये अत्यधिक ईर्ष्या होना, तो सही या गलत आपको बताना है कि यह इसमें से जो हमें बताया गया है इस मुहावरे का उत्तर वो सही है या गलत है। तो क्या है? एकदम सही है। हृदय पर सांप लेटना यानी कि अत्यधिक ईर्ष्या करना किसी से। तो बोलते हैं ना, कोई चीज किसी को मिल जाती है, वो मेहनत करता है, वो किसी को नहीं मिलती तो वह उसे ईर्ष्या करने लगता है, तो वही चीज हृदय पर सांप लेटना, ऐसे ही। लेकिन ईर्ष्या हमें किसी से नहीं रखनी चाहिए, न करनी चाहिए, हमें भी मेहनत करके वो चीज वस्तु
हासिल करनी चाहिए, या अच्छे नंबर हों तो हम कड़ी मेहनत करेंगे तो हमें भी वो नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें कड़ी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। ठीक है बेटे, आगे देखो खंड खा, यहाँ पर खंड खा खत्म होता है। ठीक है बेटे, अब स्टार्ट होता है खंड गा। जो आपकी पाठ्य पुस्तक यानी मल्हार से लिए गए हैं सारे के सारे प्रश्न, और जो भी गद्यांश पद्यांश है तो आपको उनको ध्यान से पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। ठीक है, आपने पढ़े होंगे, पूरी पुस्तक को ध्यान से पढ़ा होगा, पाठों को। आगे देखो, पहला होगा वो गद्यांश होगा हमारी किताब से, यानी कि पाठ्य पुस्तक हमारी मल्हार से होगा। अब यहाँ पर परीक्षा पाठ का एक गद्यांश दिया गया है, सबसे ध्यान से पढ़ेंगे। महाराज, मैंने अब तक आपकी सेवा की, सुजान सिंह कहते हैं अपने राजा से। अब मेरी शक्ति और आयु दोनों घट गई है, कम हो गई है। मैं अब और अधिक कार्य करने में असमर्थ हूँ और नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मैं चाहता हूँ जो मैं आपसे विनती कर रहा हूँ वो आप मेरे ध्यान से सुने और मुझे इस पद से मुक्त करें, यानी कि दीवान के पद से मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं और नहीं कर सकता इसको। कहीं ऐसा ना हो कि अंतिम समय में मेरी बुद्धिमानी और नेकनामी मिट्टी में मिल जाए। ऐसा ना हो कि मुझसे कोई गलत काम हो जाए या मैं गलत कोई डिसीजन ले लूं तो मेरी सारी जो मैंने अब तक मेहनत कमाई है, ईमानदारी है, वो सारी मिट्टी में मिल जाए। क्योंकि 100 साल की मेहनत एक बुराई से बेकार हो जाती है। दीवान सुजान सिंह की प्रार्थना को सुनकर महाराज ने कहा, आपकी बात ठीक है, पर तो मैं किसी अनजान व्यक्ति को इस पद पर कैसे रख सकता हूँ? मैं किसी और को कैसे रख सकता हूँ? मैं किसी को जानता नहीं, पहचानता नहीं। तो इसे कार्य आप स्वयं करेंगे, योग्य व्यक्ति को स्वयं ढूंढ कर लेके आएंगे, खोज कर लाएंगे, उसे दीवान बनाएंगे। ठीक है, और मुझे सौंप दे, तभी मैं आपको आपकी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा। ये राजा ने सुजान सिंह दीवान से शर्त में रखा। देखो यहाँ पर एक टोटल 4 नंबर का होगा ये वो विकल्प पे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, आपको चूज करके लिखने हैं उनके आंसर, यानी वो विकल्प पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, दीवान सुजान सिंह ने महाराज से सेवानिवृत्ति यानी सेवा से निवृत्त होने के लिए, रिटायरमेंट के लिए प्रार्थना क्यों की थी? पहला ऑप्शन आपको क्या लगता है? वे बीमार थे, उन्हें दूसरा राज्य मिल गया था, तीसरा उन्हें घूमने जाना था, चौथा उनकी शक्ति व आयु दोनों घट गई थी। तो सबसे सटीक आंसर है जो मैं बताया कि उनकी आयु और शक्ति घट चुकी थी, तो उन्होंने भी राजा से भी यही कहा था। तो इसका उत्तर ये है, उनकी शक्ति और आयु घट गई थी, घाव को उत्तर है इसका। अगला देखो, नेकनामी मिट्टी में मिल जाए का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन है। पहला, सम्मान व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना, दूसरा घर नष्ट हो जाना, तीसरा धन लुट जाना, चौथा स्वास्थ्य बिगड़ जाना। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा सम्मान व प्रतिष्ठा नष्ट हो जाना। जो सम्मान और प्रसिद्धि मिली है वो नष्ट हो जाना। तो पहले का ठीक है बेटे। अगला देखो, तीसरा, प्रार्थना स्वीकार करते समय दीवान साहब के सामने क्या शर्त रखी गई? राजा ने क्या शर्त रखी? पहला, उन्हें राजकोष सौंपना होगा। दूसरा, वे नया दीवान खोज कर देंगे, स्वयं देंगे। तीसरा, उन्हें अगले महीने तक काम करना होगा। चौथा, उन्हें अपनी संपत्ति दान करनी होगी। सबसे सटीक आंसर वे नया दीवान स्वयं खोज कर देंगे। ठीक है बेटे, तो ये होगा चौथा क्वेश्चन, आखिरी का इसका, इस गद्यांश का क्वेश्चन। इस गद्यांश में हमें कौन सी शिक्षा मिलती है? पहला, पद से बढ़कर कर्तव्यनिष्ठ का महत्व होना। दूसरा, धन जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। तीसरा, बुढ़ापे में काम नहीं करना चाहिए। चौथा, छुट्टी लेना सही नहीं है। तो इसमें क्या है? पहला पद से बढ़कर कर्तव्यनिष्ठा का महत्व होता है। ठीक है, अगला आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। गद्य पाठों पर आधारित, जो हमारे गद्य पाठ है उन पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्न करने हैं, उनमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना है। प्रत्येक 2 नंबर का होगा। जैसे पहला प्रश्न होगा,
पांचवे का क्या है? एंजेला को किस प्रकार की कहानियां लुभाती थी? इसका उत्तर हो गया, एंजेला को ऐसी कहानियां लुभाती थी जिनमें मनुष्य प्रकृति से प्रेम करता है, उसकी रक्षा करता है और उसी में से प्रेरणा पाकर संगीत और नृत्य की रचना करता है। ये सत्य और व्यू पाठ में से है। ये 2 नंबर का है। खा है, हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा गया है तथा उन्हें यह उपाधि क्यों मिली? इसका उत्तर लिखेंगे, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा गया है। उन्हें यह उपाधि इसलिए मिली क्योंकि वे हॉकी खेलते समय गेंद को इस तरह अपनी स्टिक से चिपका देते थे कि विपक्षी खिलाड़ियों को उनकी स्टिक में जादू होने का भ्रम होता था कि शायद उन्होंने कुछ ऐसा जादू कर रखा है कि वो जो गेंद है, बॉल उनकी स्टिक में चिपक जाती है। पांचवे का गा, आपके विचार से बाबा भारती ने खड़क सिंह से घोड़ा छीनने के बाद किसी को न बताने की प्रार्थना क्यों की होगी? तो आपको क्या लगता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, बाबा भारती ने प्रार्थना इसलिए की होगी ताकि लोग किसी जरूरतमंद या दुखी व्यक्ति पर विश्वास करना न छोड़े। उन्हें डर था कि यदि यह बात फैल गई तो लोग किसी भी अपाहिज पर विश्वास नहीं करेंगे और उनके मृत करने से कतराएंगे, जिससे मानवता पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ठीक है। अगर देखो, आपको इन तीनों में से 2 के उत्तर देने होंगे। ठीक है। और दोनों 2-2 नंबर के होंगे और टोटल 4 नंबर का होगा। अगला छठा प्रश्न, अगर पाठों पर आधारित दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो लघु उत्तरीय थे, दीर्घ उत्तरीय यानी बड़े उत्तर लिखने होंगे। किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 30 से 40 शब्दों में लिखना है आपको। ठीक है ना। और एक प्रश्न 3 नंबर का, टोटल हो जाएंगे 2। तो 2 गुना 3 बराबर 6, मतलब कि 2 क्वेश्चन 6 नंबर के होंगे। आपको पहला क्वेश्चन होगा आपका, अलेक्जेंड्रा भारत किस उद्देश्य से आई थी? क्या वह उसे पूरा करने में सफल हो सके? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, अलेक्जेंड्रा भारत मुख्य रूप से शस्त्र और व्यूह नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से आई थी। हाँ, वह अपने उद्देश्य में पूरी करने के लिए पूरी तरह सफल रही। उन्होंने इन दोनों भारतीय नृत्यों को सीखा और फिर इटली जाकर भी उनका प्रचार प्रसार किया। ठीक है बेटे। खाद तो होगा छठे का प्रश्न, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान के आधार पर मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आप उत्तर लिखे, पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी है जो एक सुंदर और व्यस्त बंदरगाह है। इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यह चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह शहर अनेक संस्कृतियों का मिश्रण है जहाँ विभिन्न समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, जिससे इसकी पहचान बहुत सांस्कृतिक बन गई है। तो आप इतना बड़ा उत्तर लिखेंगे। ठीक है बेटे। 30 से 40 शब्द। ठीक है। 50 शब्द भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बेटे। अगला क्वेश्चन, पाठ पेड़ की बात के आधार पर उदाहरण सहित लिखिए कि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए किस प्रकार आवश्यक है। तो पाठ है पेड़ की बात, उसके आधार पर उसको आपको उत्तर देना है। उत्तर इस प्रकार लिखेंगे आप, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हमें इनसे ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे जीवन का आधार है। जब हम सांस ले पाते हैं, जीवित रह पाते हैं। इसके अलावा वे हमें खाने के लिए फल भी, सब्जियां भी, अनाज भी देते हैं। उदाहरण के लिए नीम हमें पत्तियां, औषधीय गुणों से युक्त है। ठीक है। जो नीम की पत्तियां होती है उनसे दवाइयां बनती है और इमारती लकड़ी भी पेड़ों से ही हमें प्राप्त होती है, जिसका हम विभिन्न प्रकार के सामान बनाने में प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 7, पठित पद्यांश पर आधारित बहुकृपया प्रश्न यानी मीरा के पद पाठ से लिया गया है ये। और इसके ये बहुकृपया प्रश्न 1 नंबर का एक होगा, टोटल 4 नंबर का। ठीक है ना। तो पद्यांश को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर इसको उत्तर देखेंगे। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बोर भयो गयन के पीछे, मधुवन मोहि पटायो, 4 पैर बंसी बट भटकियो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन की छोटो, छीको कहीं विधि पायो, ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो।
ठीक है, ये पद्यांश है यानी पद, और आप इस पर आधारित बहुकल्प प्रश्न इस प्रकार है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण माँ यशोदा को विश्वास दिला रहे हैं कि उन्होंने खीर नहीं खाई है, माखन नहीं खाया है, दूध नहीं पिया है, या दही नहीं खाया है। तो इसका उत्तर है माखन नहीं खाया। तो पहले इसका क्या होगा, पहले का दूसरा खा, माखन नहीं खाया है सटीक आंसर। ठीक है बेटे। दूसरा देखो, भोर भयो गैयन के पीछे पंक्ति में किस समय की बात हो रही है। ठीक है, भोर भयो, भोर मतलब सुबह, रात की, दोपहर की, शाम की, सुबह की, यानी कि सुबह की। तो इसका उत्तर होगा घा, सुबह की। ठीक है, आगे देखो। तीसरा, श्री कृष्ण ने छींकों तक न पहुंच पाने के लिए क्या तर्क दिया। छींके जो टांग देते, सामान रख देते, खुले कुत्ते बिल्ली से बचने के लिए, फिर उन्हें खाना जाए, तो किस इसके लिए किस प्रकार का तर्क दिया। उनके पैर छोटे हैं, उनकी भुजाएं छोटी है, उनके पास छड़ी नहीं है, उनकी ऊंचाई कम है। तो आप इसका उत्तर उन्होंने दिया था कि उनकी भुजाएं छोटी हैं। तो इसका उत्तर खा होगा कि उनकी भुजाएं छोटी हैं, हाथ छोटे हैं, वो अपने हाथों को छींके तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, सामान लेने के या मक्खन चुराने के लिए तो इस तरह का बहाना बना रहे थे। चौथा देखें, श्री कृष्ण माँ यशोदा के सामने ग्वाल बाल को अपना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, यहाँ पर खालिस्तान में जो सटीक शब्द आएगा वो भरना। मित्र बता रहे हैं, संबंधी बता रहे हैं, शत्रु बता रहे हैं, अतिथि बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं, गा यानी कि शत्रु। तो इसका उत्तर शत्रु होगा। ठीक है बेटे। अगला प्रश्न देखो आप, प्रश्न नंबर 8, पद्य पाठ पर आधारित लघु उत्तरीय प्रश्नों के किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, 2 प्रश्न होंगे तो 2 गुना 2 बराबर 4, तो टोटल 4 नंबर के हो जाएंगे, जिनमें से आपको 2 ही करने होंगे। चेतक कौन था तथा वह किसके इशारे पर मुड़ जाता था। तो देखेंगे, चेतक महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था, वह महाराणा प्रताप के एक इशारे यानी कि संकेत मात्र से ही रणभूमि में मुड़ जाता था। खाली का क्वेश्चन होगा, मातृभूमि कविता में हिमालय और आकाश को कैसा चित्रित किया गया। तो आप उत्तर लिखेंगे, मातृभूमि कविता में हिमालय को मातृभूमि का विशाल और गौरवशाली भार यानी मस्तक बताया गया है। आकाश को मातृभूमि की आंखों का उज्जवल तारा बताया गया है। ठीक है, आप इस तरह से उसका उत्तर लिखेंगे। गा, रहीम के अनुसार सज्जन पुरुष किसके लिए संपत्ति सहेज कर रखते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, रहीम के अनुसार सज्जन पुत्र परोपकार यानी दूसरों की भलाई, जो दूसरों की भलाई करता हो, दूसरों के लिए उसके मन में सहानुभूति हो, दया भावना हो, के लिए संपत्ति सहेज कर रखता है। जिस प्रकार पेड़ पौधे स्वयं फल नहीं खाते हैं और नदियां स्वयं अपना जल नहीं पीती है, उसी प्रकार जो सज्जन पुत्र होते हैं संपत्ति का प्रयोग या उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, जिससे दूसरों की भलाई की जा सके और दूसरों की मदद की जा सके। ठीक है, आप इस तरह से का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न नंबर 9, पद पाठ पर आधारित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं दो के प्रश्नों के उत्तर देने हैं 30 से 40 शब्दों में। तो 2 करने हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 2 हो गए तो 6 नंबर का, टोटल 6 नंबर के होंगे बेटे। आगे देखो, चेतक ने रण क्षेत्र में अपनी वीरता कैसे दिखाई। 2 पंक्तियों में लिखना है, 2 पंक्तियों में इसका उत्तर देना है आपको। आप इसका उत्तर लिखेंगे, चेतक रण क्षेत्र यानी कि रणभूमि में हवा से बातें करता हुआ चलता था, वह बिजली की तेजी से पलक झपकते ही शत्रुओं की सेना पर कूद पड़ता था यानी टूट पड़ता था, और शत्रुओं के वार को भाप कर, जैसे शत्रु पर वार करते थे तो महाराणा प्रताप को सुरक्षित वहां से ले जाता था, यानी कि सुरक्षित दुश्मनों के वार से मतलब रखता था बचाकर। खा, रहीम के अनुसार जीव के कार्यों का परिणाम सिर को क्यों भोगना पड़ता है, विचार करते हुए लिखिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, रहीम के अनुसार जीव केवल एक बार कटु वचन बोलकर निकल जाती है, मतलब जीव ने तो बोल दिया, मुख से बोला गया शब्द वापस नहीं आता, तो एक बार बोलकर निकल गई, लेकिन जीव द्वारा बोले गए कठोर या अपमानजनक शब्दों से उत्पन्न होने वाले झगड़ों और दर्द को सिर को सहना पड़ता है, यानी कि बाद में जब झगड़ा होता है तो पिटाई यानी जो भी समस्या आती है हमारे सिर पर या पड़ती है, जो इस तरह से काम करता है। ठीक है, यदि अपमान होता है तो सिर को झुकाना पड़ता है, यदि लड़ाई होती है तो सिर की चोट खाता है। इसका उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे।
जलाते चलो कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई है, तो आप उसका उत्तर लिखेंगे। जलाते चलो कविता में ज्ञान की ज्योति और प्रेम के दीप को जलाने की बात कही गई है। इसके विपरीत संसार में अज्ञानता के अंधेरों और भेदभाव को बुझाने की बात कही गई है, ताकि सभी मनुष्य एक दूसरे से प्रेम से रह सके, दोषों का सम्मान करे, दूसरों के से दया की दृष्टि से देखे, सबके मन के अंदर सहानुभूति हो, ठीक है, परोपकार की भावना हो। इस तरह से आप इसका उत्तर लिखेंगे। ये खंड खा घा है, रचनात्मक लेखन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो 6 नंबर का होगा। इसमें से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है। पत्र औपचारिक भी आ सकता है और अनौपचारिक भी आ सकता है। ठीक है बेटे, आपको ध्यान में रखना। और औपचारिक पत्र में हमेशा विषय लिखना ना भूले। औपचारिक पत्र में विषय लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाते हैं जो बच्चे वो विषय नहीं लिखते। तो किस तरह से क्वेश्चन दिया होगा जाएगा, आप उसका उत्तर किस तरह से लिखेंगे देखें यहाँ पर। आप मानसी या मनोज है, अपनी या अपने मित्र सहेली के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए पत्र लिखिए। ठीक है, एक 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 क्वेश्चन तो इस तरह का होगा जो अनौपचारिक पत्र होगा, जो अपने रिश्तेदारों सगे संबंधियों को लिखा जाता है या मित्रों को लिखा जाता है। और दूसरा प्रश्न इस तरह का होगा, प्रधानाचार्य को चिकनगुनिया बुखार के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए संजय संतोष के नाम से। तो इसमें आपको दो में से आपको एक करना होगा, चाहे औपचारिक पत्र करो चाहे और अनौपचारिक पत्र करो। जैसे यहाँ पर अनौपचारिक पत्र दिया जा रहा है हल करने के लिए, तो मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र। तो आप इसे इस तरह से लिखेंगे, पहले पता आएगा यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए 15/A यानी सेक्टर 18 रोहिणी नई दिल्ली दिनांक 17 दिसंबर 2025। आप डेट कोई सी भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। प्रिय मित्र रमेश, आप रमेश को पत्र लिख रहे हैं, स्नेह भरा नमस्कार, ये संबोधन शब्द है। ठीक है, तो आप ऐसे लिखेंगे, तुम्हें जानकर कितनी खुशी होगी कि मैं आज तुम्हारा जन्मदिन मना रहा हूँ, हालांकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तुम्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा आने वाला साल खुशियों से भरा हो और तुम जीवन में खूब सफलता प्राप्त करो। मुझे याद है कि पिछले साल हमने कितनी मस्ती की थी तुम्हारे जन्मदिन पर। मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में शामिल नहीं हो पाऊंगा इस बार। जैसे ही मेरी परीक्षाएं खत्म होंगी मैं तुमसे मिलने जरूर आऊंगा। एक बार फिर जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं या मुबारकबाद, तुम्हारा प्रिय मित्र जो नाम है मनोज। ठीक है, और अब है यहाँ पर औपचारिक पत्र, प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र। आप औपचारिक पत्र ऐसे लिखेंगे, सेवा में प्राचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय या जो भी आपका विद्यालय का नाम हो आप वो लिख सकते हैं। दिनांक जो भी है वो आप लिख दें, जैसे 17 दिसंबर 2025। जिस दिन आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं वो डेट डलेगी। चिकनगुनिया बुखार के कारण 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय शब्द यहाँ पर विषय आ गया। एड्रेस के बाद एक लाइन जरूर छोड़े, डेट के बाद एक लाइन जरूर छोड़े और विषय के बाद एक लाइन जरूर छोड़े, है ना। तो आप देखो इसे ऐसे लिखेंगे, सामान्य द्विवेदी न्याय की मैं संजना कक्षा 6A की छात्रा हूँ। मुझे कल शाम से बहुत तेज बुखार यानी चिकनगुनिया बुखार हो गया है। डॉक्टर ने मुझे 2 दिन तक आराम करने की सलाह दी है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप मुझे 17/12 से 18/12 तक यानी कि 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी, मैं विद्यालय आने के बाद अपना छूटा हुआ काम पूरा कर लूंगी। आप इसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या जो भी आप हो, छात्र या छात्रा, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। नाम संजना या जो भी आप नाम लिखना चाहें, कक्षा और रोल नंबर, इस तरह से आपके दोनों पत्र पूरे हो जाएंगे। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कोई भी बात रिपीट नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 11 आखिरी का, ये होगा आपका एक अनुच्छेद। निम्न में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना। यह 6 नंबर का होगा। ठीक है,
एक उदाहरण के लिए एक दिया गया है यहाँ पर, मेरा देश भारत। मेरा देश भारत अब इस तरह से लिखेंगे, छोटा एक पैराग्राफ यानी अनुच्छेद, इसे हिस्सों में नहीं बांटना, इसमें हेडिंग नहीं लिखनी, हमेशा ध्यान रखें। आप बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, निबंध की तरह लिख देते हैं, निबंध की तरह नहीं लिखना अनुच्छेद। इसमें अब पॉइंट टू पॉइंट बात कहनी है, बातों को रिपीट नहीं करना और कम शब्दों में अपनी बात को समाहित करना है और अपनी बात पूरी कह सके। ठीक है ना बेटे। और राइटिंग का विशेष ध्यान रखें, राइटिंग पे भी नंबर कट जाते हैं। मात्राओं की गलती होने से बचे, मात्राओं की गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए आप देखो किस तरह से लिखेंगे, भारत मेरा देश है, जो मुझे इसकी नागरिकता पर गर्व है कि मैं भारत में पैदा हूं, तो मुझे इस पर गर्व है। इसे हिंदुस्तान और इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे अलग अलग धर्म हैं, भाषाएं हैं। लोग प्रेम और सद्भावना के साथ रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से स्नेह भाव रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सब लोग मिलकर तीज त्योहार मनाते हैं। ठीक है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता अतुलनीय है। उत्तर में हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दक्षिण में हिंद महासागर है, हरे भरे मैदानों का विस्तार है। भारत की संस्कृति ने पूरी दुनिया को अहिंसा, परमो धर्म और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हमें अपने देश की प्रगति और एकता को बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। जय हिंद। आप इस तरह से अपनी बात को विराम देंगे और आपका 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद पूरा हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि आपको किस तरह से अपना प्रश्न पत्र करना है। ठीक है, मात्राओं का विशेष ध्यान करें, मात्राओं की गलती ना करें। ठीक है, एक बार प्रश्न पत्र को खुद करने का अभ्यास करें और 2.5 घंटे में आपको ये प्रश्न पत्र कंप्लीट करना है। ठीक है, अधिकतर बच्चे छोड़ देते हैं, तो आप अपनी स्पीड को बना के रखें, राइटिंग का ध्यान रखें, गलती ना करें, बार बार काट के उसे लिखे ना। ठीक है, इससे गलत इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी आपके एनुअल एग्जाम के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।